Hello guys and welcome to the wonderful world of economics. Yes friend, today we are going to start a new journey, that is break even analysis in a very easy way. As you know that simplicity is our main motto. Now ये break even analysis जो है वो FI BCom लेवल पे एक बहुत ही important topic जो है वो आपको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है टू गेन द मोर एंड मोर मार्क्स. ना इसमें जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम क्वेश्चन देखेंगे इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेक इवन एनालिसिस, दैट इज व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस and how we can present this break even analysis with a suitable diagram and its assumption. तो आज हम इस थियोरी का बेसिक सीखेंगे कि किस तरह से इस ब्रेक इवन एनालिसिस को हमने डेवलप किया. नाउ ये ब्रेक इवन एनालिसिस जो अगेन मैंने कहा इट्स अ वेरी न्यू एंड इंटरेस्टिंग जर्नी, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो आपकी थियोरी है इट इज़ वेरी यूजफुल इन डिसीशन मेकिंग प्रोसेस. डिसीशन मेकिंग प्रोसेस कहाँ पे? वेयर प्रोड्यूसर टेक द डिसीशन कि एट वॉट लेवल ऑफ प्रोडक्शन आई विल एंजॉय मैक्सिमम प्रॉफिट. क्योंकि हर प्रोड्यूसर चाहता है टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, और उस मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करते समय हाउ मच ही हैज़ टू इंकर द कॉस्ट, हाउ मच आउटपुट ही हैज़ टू प्रोड्यूस, हाउ मच आउटपुट ही हैज़ टू सेल, व्हाट कॉस्ट ही हैज़ टू इंकर, ये सब चीज़ें जो है वो डिसीजन जो है वो आज हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस. ओके बच्चों, तो इसके लिए मैंने कहा आज हम न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस को. इस ब्रेक इवन एनालिसिस में हमने देखा कि ये जर्नी जो है यानी ये जो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो ईच एंड एवरी प्रोड्यूसर्स को काफ़ी सपोर्ट करता है कि मेरा कॉस्ट जो है, मेरा रेवेन्यू जो है, मेरा सेल्स जो है वो आपस में कैसे रिलेट करते हैं. और प्रोड्यूसर्स को ये एक जजमेंट मिल जाती है कि एट व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आई विल नॉट अर्न एनी लॉसेस. यानी वो अपने प्रोडक्शन लेवल को इतना स्मार्टली हैंडल करता है कि उसे लॉसेस सफ़र करना नहीं पड़ता है, यानी ही विल ट्राई टू मिनिमाइज द रिस्क. यानी ब्रेक इवन एनालिसिस एक प्रोड्यूसर को रिस्क मिनिमाइज करने में हेल्प करता है. यानी ही विल डिसाइड्स इट्स प्रोडक्शन इन सच अ स्मार्ट वे जहाँ पे उसका प्रॉफिट भी अच्छा हो, उसका सेल भी अच्छा हो. तो वो कैसे होता है वो आज हम देखेंगे विथ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, क्योंकि हर चीज़ को सिंपल करना ही तो हमारा काम है. ओके तो ये ब्रेक इवन एनालिसिस का जो डेफिनेशन है, जो मीनिंग है वो आज हम करने जा रहे हैं. पहला तो मीनिंग कि व्हाट इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस. तो ब्रेक इवन एनालिसिस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BEA, यानी ब्रेक इवन एनालिसिस, BEA. ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस है ये है स्टडी ऑफ व्हाट? इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू. ये स्टडी है, इट इज़ द स्टडी ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ अ फर्म इन रिलेशन टू इट्स वॉल्यूम ऑफ सेल. क्योंकि जितना मैं कॉस्ट इंकर करूँगा उसी हिसाब से मैं उसको सेल करूँगा. जो गुड्स मैं प्रोड्यूस करूँगा वही सेल करूँगा, और सेल करने के बाद मुझे कितना रेवेन्यू मिलने वाला है, मुझे कितना प्रॉफिट अर्न होने वाला है, ये डिसीजन एक प्रोड्यूसर करता है विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस. तो बहुत ही ईजी डेफिनेशन. क्या पढ़ा हमने बच्चों? हमने कहा ब्रेक इवन एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ अ फर्म इन रिलेशन टू वॉल्यूम ऑफ इट्स सेल. ये डेफिनेशन देने वाला इकोनॉमिस्ट था हेल्स. हेल्स ने हमें डेफिनेशन दिया कि ब्रेक इवन एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट विथ रिलेशन टू वॉल्यूम ऑफ सेल. अच्छा, इसके बारे में जो हमें डेफिनेशन दिया एक दूसरे भी इकोनॉमिस्ट के ग्रुप का हम कर रहे हैं, द थ्री इकोनॉमिस्ट, दैट इज मट्स, करी एंड फ्रैंक. मट्स, करी एंड फ्रैंक. अब इन्होंने भी हमें डेफिनेशन दिया ब्रेक इवन एनालिसिस का जो काफ़ी इजी है, दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस इंडिकेट यानी दिखाता है, इट शो एट व्हाट लेवल ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर इन इक्विलिब्रियम. एट व्हाट लेवल, किस लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एट व्हाट लेवल यानी किस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे
कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों इक्वल होंगे। जब कॉस्ट जितना मैंने इंकर किया एज अ प्रोड्यूसर, कॉस्ट यानी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो मैंने कॉस्ट इंकर किया, एंड हाउ मच रेवेन्यू आई विल गेट, बोथ विल बी इक्वल। जब दोनों इक्विलिब्रियम होंगे यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी उस लेवल पे मुझे कोई भी रिस्क नहीं है। एंड बियॉन्ड दैट प्रोडक्शन इफ आई विल प्रोड्यूस इट, माई प्रॉफिट लेवल विल गो ऑन इंक्रीजिंग। यही तो मैजिक हमें सीखना है। तो मर्ज, करी एंड फ्रैंक ने क्या कहा, अ ब्रेक इवन एनालिसिस इंडिकेट at what level cost and revenue are equilibrium। ओके बच्चों, अब डेफिनेशन आपको एक ही लर्न करना है। जो एक डेफिनेशन आपको इजी लगे बस आप लर्न करो, बस आपका काम हो गया। अच्छा, अब आते हैं इस ब्रेक इवन एनालिसिस के चार्ट पे, यानी हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल्स है हम लेने वाले हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल लेने से पहले ना थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब एक ब्रेक इवन एनालिसिस को हम स्टडी करते हैं तो उसको स्टडी करते समय थोड़े कुछ चीज़ों को ना माइंड में रखा जाता है। यानी ईच एंड एवरी प्रोड्यूसर व्हाट ही विल ऑब्जर्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब उस प्रोडक्शन प्रोसेस में वो क्या करेगा कि व्हाट विल बी माई एक्चुअल कॉस्ट, मुझे एक्चुअल कॉस्ट कितनी इंकर करनी पड़ेगी, मुझे एक्चुअल रेवेन्यू कितना मिलेगा। ओके, पहला तो ये। अच्छा, मेरी जो कॉस्ट होगी इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, दोनों मुझे जज करना। फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, यानी जो फिक्स्ड मैं इंकर करूँगा, यानी मेरा जो रेंट होगा फिक्स्ड है, मैं कितना पे करूँगा। अच्छा, उसके अलावा वेजेस जो हैं वो फिक्स हैं, वो कितना पे करूँगा। लाइसेंस फ़ी है वो फिक्स्ड है, वो कितना पे करूँगा। प्रीमियम मेरा फिक्स है, वो मैं कितना पे करूँगा। दैट इज़ माय फिक्स्ड कॉस्ट, वो मैं कितना पे करूँगा। अच्छा, उसके साथ साथ सम वेरिएबल कॉस्ट, वो भी मुझे डिसाइड करनी है। हाउ मच आई हैव टू इंकर ऑन वेरिएबल कॉस्ट, यानी जो मेरे रॉ मटेरियल हैं, जो पावर है, फ्यूल्स हैं, वेजेस हैं, उन पे मैं कितना खर्चा करूँगा। तो हमारी कॉस्ट दोनों में डिवाइड होनी चाहिए, यानी मुझे फिक्स्ड कॉस्ट का भी पता होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट का भी पता होना चाहिए। अच्छा, जब ये ब्रेक इवन एनालिसिस को हम स्टडी करते हैं तो एक और हम अजम्पशन यहाँ पे एक प्रेडिक्ट करते हैं कि जो हमारे कॉस्ट और रेवेन्यू फंक्शन है इट मस्ट बी लीनियर फंक्शन। ये वर्ड आपका यूज़ होगा। लीनियर फंक्शन मीन्स व्हाट, लीनियर मीन्स सेम, कांस्टेंट, यानी कॉस्ट अगर इंक्रीज भी होगी तो एट सेम लेवल, यानी प्राइसेस ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी सेम। यानी अगर मैं 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसके लिए जितनी कॉस्ट होगी, तो जब मैं एक्स्ट्रा 100 यूनिट और प्रोड्यूस करूँगा तो उतनी ही कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज होगी। समझे बच्चों, यानी कॉस्ट फंक्शन क्या हुआ, लीनियर। जैसे से फॉर एग्जांपल हम लोग अज्यूम करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिया है, देखो आप देख रहे हो एक मैंने चार्ट बना दिया है। अब उस चार्ट में मैंने क्या दिखाया, पहला आउटपुट दिखाया। अब आउटपुट में मैंने दिखाया, सपोज मैं कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, तो मैंने क्या दिखाया, 0। अच्छा, एट दैट लेवल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो मैंने अज्यूम किया है 1000 कि 1000 एनी हाउ आई हैव टू इंकर ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मैं फिक्स्ड हायर कर रहा हूँ उस पर मुझे 1000 किसी भी कॉस्ट पे इंकर करना है। ओके, अच्छा ये था 1000। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको मालूम है सब में सेम रहती है। अच्छा, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप देख रहे हो, थर्ड कॉलम मैंने ये बनाया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे आपका प्रोडक्शन ही नहीं है, जब प्रोडक्शन ही नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट पे कोई खर्चा होगा, कुछ भी नहीं, डैश, क्योंकि मेरा खर्चा होगा ही नहीं। लेकिन सपोज मैं जब 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अब 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मेरा खर्चा तो 100 यूनिट पे भी फिक्स तो सेम ही होगा, दैट इज़ 1000। अब अगर मैं 200 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो भी मेरा खर्चा सेम होगा, दैट इज़ 1000। अगर मैं 300 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो भी मेरा खर्चा होगा सेम 1000।
अगर मैं 400 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो भी मेरा खर्चा सेम होगा, दैट इज़ 1000। और अगर मैं 500 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा हूँ देन आल्सो माय फिक्स्ड कॉस्ट विल बी सेम 1000। ये बात समझ में आई? यानी फिक्स्ड कॉस्ट अज्यूम टू बी कांस्टेंट। फिक्स्ड कॉस्ट को हमने कांस्टेंट कंसिडर किया, ओके। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट को हमने क्या कहा? इट इज़ लीनियर, यानी सेम लेवल पे उसको बढ़ाना है। अब सपोज़ यहाँ तो हमने कहा 0, मैं कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, फ़िलहाल काम चल रहा है तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन फ़िक्स्ड कॉस्ट का खर्चा हुआ, ओके। अच्छा, लेकिन जैसे ही 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया तो 100 यूनिट्स में हमारा खर्चा हुआ सपोज़ ₹500। हमारा खर्चा हुआ कितना? ₹500। एक सिंपल मैं एक डेटा ले रही हूँ, क्योंकि टोटली हम जितनी भी डेटा ले रहे हैं वो हाइपोथेटिकल ले रहे हैं। हाइपोथेटिकल यानी इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन जब प्रोड्यूसर इस ब्रेक इवन एनालिसिस को जज करता है तो वो एक्चुअल कॉस्ट को मार्केट में से फाइंड आउट करता है कि मुझे सच में कितना खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ पर तो जब हम कोई भी थियरी को एक्सप्लेन करते हैं तो वो थियरी किस पे बेस्ड होती है? ऑन हाइपोथेटिकल डेटा। हम डेटा को सपोज सिंप्लीफाई करके राउंड फिगर में लेते हैं। अब सपोज मैं 100 यूनिट्स बना रही हूँ तो मेरा रॉ मटेरियल पे और वेजेस पे कितना खर्चा हो रहा है, पावर और फ्यूल पे, सब पे मिला के कितना खर्चा हो रहा है? 500, ओके। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ 200 यूनिट। अब देखो, आपको मेरे से पहले ही पता चल गया, क्योंकि मैंने कहा कॉस्ट फंक्शन लीनियर है बच्चों। तो जब कॉस्ट फंक्शन लीनियर है, जब 100 यूनिट्स के लिए 500 तो 200 यूनिट के लिए कितना लगा होगा? 1000। हमारा 1000 खर्चा हुआ होगा, क्योंकि अगर 100 यूनिट के लिए अगर हमारा 500 है तो 200 यूनिट के लिए 500 और एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 1000। अच्छा, 300 यूनिट है तो हमारा कितना खर्चा होगा? 1500, ओके, क्योंकि 100 यूनिट के लिए 500 तो 300 यूनिट के लिए 1500। अच्छा, 100 यूनिट के लिए 500 तो 400 यूनिट के लिए कितना खर्चा होगा? 2000। 100 यूनिट के लिए 500 तो 500 यूनिट के लिए कितना होगा? 2500, यानी 2500। तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट फंक्शन लीनियर। अच्छा, सिर्फ कॉस्ट फंक्शन लीनियर नहीं होगा, हमारा रेवेन्यू फंक्शन भी लीनियर होगा। यानी मैंने क्या किया? प्राइस पर यूनिट फिक्स कर दिया, यानी कितने भी मैं यूनिट्स बेचूं, अगर 100 यूनिट्स बेच रही हूँ तो मुझे 10 रुपये के हिसाब से बेचना है। 200 यूनिट्स बेच रही हूँ तो भी 100 रुपये की 10 रुपये के हिसाब से मुझे बेचना है। 300 यूनिट अगर मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ और मैं सेल करें तो भी 10 रुपीज़ के हिसाब से सेल करना है, यानी प्राइस पर यूनिट इज सेम। तो हर जगह रेवेन्यू फंक्शन भी क्या हो गया बच्चों? इट रिमेन सेम। आपका रेवेन्यू भी क्या हो गया? सेम, यानी प्राइसेस फॉर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज सेम। देखो, जो जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, यही सब आपके अजम्पशन बनने वाले हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और FY लेवल पे ये बहुत टाइम ये रिपीट होता है। और ये चैप्टर इतना अच्छा है, इतना इंटरेस्टिंग है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन जो हैं वो 100% दिखाई देते हैं, क्योंकि जो मोस्टली FY BCom का पैटर्न है कि A B 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं या C D आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। तो A-B अगर आपका आता है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि सपोज़ A-B में एक क्वेश्चन जो है वो ब्रेक इवन एनालिसिस को उन्होंने एक्सप्लेन करने को कहा विद सुटेबल डायग्राम एंड अजम्पशन, तो उसका जो दूसरे स्पेयर में आता है C और D, उसमें इसी ब्रेक इवन एनालिसिस का सेकेंड पार्ट आता है। तो ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है और बच्चों को इतना अच्छा लगता है, और इजीली आप समझ के आप लिख भी सकते हो और मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो आप भी जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप भी इसको मेरे साथ साथ लर्न करते जाना, ओके। अच्छा, अब हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी हो गया जो हर लेवल पे सेम था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट था जो लीनियर हमने अज्यूम किया कि 100 यूनिट के लिए खर्चा 500 तो 200 के लिए 1000, 300 के लिए 1500, 400 के लिए 2000 और 500 के लिए 2500, बराबर। अच्छा, अब निकालते हैं टोटल कॉस्ट, यानी मैंने टोटल कितना खर्चा किया। अब टोटल कॉस्ट कैसे मिलती है बच्चों? व्हेन यू ऐड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी
तो मुझे फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगी। ओके, अच्छा अब देखो, मैंने 1000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट तो खर्चा ही नहीं किया क्योंकि मैंने कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया। जब 0 यूनिट था तो भी मेरा खर्चा 1000 था मेरा खर्चा, यानी 1000 इज़ द टोटल कॉस्ट। मेरा 1000 खर्चा हुआ। अब 1000 खर्चा हुआ बराबर है, लेकिन प्राइस 10 रुपया एज यूजुअल फिक्स था। अब आप बताओ टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे आता है? रेवेन्यू आता है जब आप प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो। अब आपकी प्राइस है 10 रुपीज़ लेकिन क्वांटिटी है 0, तो क्या आपको रेवेन्यू मिलेगा? नहीं, 0। हमारा रेवेन्यू क्या हुआ बच्चों? 0, क्योंकि हमने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया भाई, तो बेचेंगे क्या? प्रोड्यूस ही नहीं किया तो सेल का वॉल्यूम भी नहीं मिलेगा, तो हमने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे अजम्पशन ये होता है इस थियरी में कि जितना आप प्रोड्यूस करोगे द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेल। जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतना सेल कर दोगे, यानी इधर से प्रोड्यूस हो रहा है, मार्केट में डिमांड हो रहा है और हम सेल कर रहे हैं। तो हमने जब प्रोड्यूस ही नहीं किया तो कुछ मिला ही नहीं, फिर भी उसके बावजूद भी हमने 1000 कॉस्ट खर्चा किया है फिक्स्ड पे। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है? प्रॉफिट की लॉस, मैंने बता दिया ऑब्लिक लॉस, तो हमने दिखा दिया 1000 ये हमारा क्या हो गया? लॉस। ये हमारा लॉस हो गया क्योंकि 1000 जो हमने फिक्स्ड कॉस्ट पे खर्चा किया ये लॉस है। चलो ये पोजीशन हमें पता चला कि अगर हम 0 लेवल पे हैं तो हमें 1000 का लॉस सफ़र तो करना पड़ेगा ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तो देखो ये आपको एज अ प्रोड्यूसर, एज अ बिजनेसमैन आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। चलो बढ़ते हैं आगे। हमने अभी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। अगर हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो 1000 आपका फिक्स्ड कॉस्ट में खर्चा जा रहा है, 500 आपका वेरिएबल में जा रहा है। कितना हुआ टोटल कॉस्ट? दैट इज़ 1500। ओके, ये 1500 हमारा कॉस्ट पे खर्चा हो गया। अब आते हैं रेवेन्यू पे। अब एक यूनिट हमने 10 रुपये में डिसाइड कर लिया प्राइस। अब आप 100 यूनिट बेचोगे तो 100 इंटू 10 यानी आपका टोटल रेवेन्यू कितना मिलेगा? 1000, यानी 1000 मिला। 1000 मिला, 1500 रुपये आपने खर्चा किया। टोटल कॉस्ट इज 1500 एंड योर टोटल रेवेन्यू इज 1000। तो 500 आपका क्या हो गया? लॉस। फिर भी आपका 500 लॉस है। देखो ये पोजीशन भी आपके लिए एज अ बिजनेसमैन नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि कोई बिजनेसमैन लॉस सफ़र नहीं करना चाहता। तो ये पोजीशन भी थोड़ा ऑकवर्ड है एक प्रोड्यूसर के लिए। चलो जाने दो। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अब 200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट उसने प्रोड्यूस किया। अब उस 200 के लिए 1000 तो फिक्स्ड था और 1000 जो था वो वेरिएबल था। अब 1000 प्लस 1000 टोटल कॉस्ट कितनी हो गई बच्चों? 2000। बराबर, देखो मेरे से पहले आपने जवाब दे दिया 2000। अब रेवेन्यू कितना मिला? आपने 10 रुपये में एक यूनिट बेचा, तो 200 यूनिट में से आपको कितना मिला? 2000। देखो आपका जजमेंट सही है। आपको 2000 आपने खर्चा किया, 2000 आपको रेवेन्यू मिला, जितना आया उतना ही खर्चा किया। जब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू तो यहाँ पर आपका क्या है? दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, यानी 0। आपका 0 हमने कहा, यानी इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ हमको नो प्रॉफिट एंड लॉस, कोई प्रॉफिट एंड लॉस हमको नहीं हुआ क्योंकि जितना कमाया उतना ही हमने खर्चा किया। तो देखो ये पॉइंट अभी आपकी डिसाइड हो गई कि अगर हम 200 यूनिट पे हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस आपको बताती है कि जब हम 200 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। आपका कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों इक्वल होगा, यानी इक्विलिब्रियम होगा। और जब दोनों इक्वल हैं तो एट दैट लेवल वी आर एट द ब्रेक इवन पॉइंट लेवल, इक्विलिब्रियम पॉइंट लेवल। अब एज अ प्रोड्यूसर व्हाट आई हैव टू थिंक? एज अ प्रोड्यूसर आई हैव टू थिंक कि आई हैव टू प्रोड्यूस बियॉन्ड 200 यूनिट। मुझे 200 यूनिट के बाद का प्रोडक्शन लेवल डिसाइड करना है। मैंने अगर वो डिसीजन लिया तो आई विल टेक अ रैशनल डिसीजन।
वो मेरा समझदारी वाला डिसीजन होगा, क्योंकि एट दैट लेवल आई एम एबल टू अर्न द प्रॉफिट, क्योंकि मुझे प्रॉफिट मिलेगा, इसके पहले मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अगर मैं 300 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूँ, इतना मेरा इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, अगर 300 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूँ तो 1000 तो मेरा फिक्स्ड है और 1500 जो है वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। कितना हो गया भाई? दैट इज़ 2500, बराबर। अच्छा, ये तो मेरा खर्चा हो गया, कॉस्ट। अब सोचेंगे मुझे मिलेगा कितना। ओके, 300 यूनिट है, आपने 10 रुपये के हिसाब से बेचा तो कितना मिला? 3000। अब आपने 2500 खर्चा किया, 3000 आपको मिला, तो यहाँ पे आपका शुरू हो गया 500 प्रॉफिट, तो 500 आपको प्रॉफिट मिला। देखो आप कितना इजीली आप डिसीजन लेते जा रहे हो। चलो देखते हैं 400 लेवल पे। जब सपोज आपने एज अ प्रोड्यूसर सोचा कि मैं 400 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, तो 1000 तो फिक्स पे आपको खर्चा ही करना पड़ेगा, प्लस 2000 आपका वेरिएबल का खर्चा है। 1000 प्लस 2000 कितना खर्चा किया? टोटल कॉस्ट 3000। ओके, अब टोटल कॉस्ट डिसाइड कर ली आपने। अब देखो आपको रेवेन्यू कितना मिलेगा। आपने 10 रुपया सोच लिया है, क्योंकि रेवेन्यू फंक्शन भी कांस्टेंट है। आप 400 यूनिट बनाने का डिसीजन ले चुके हो, यानी आपको 4000 मिलेगा रेवेन्यू, लेकिन खर्चा हो रहा है आपका 3000, तो आ गया आपको 1000 प्रॉफिट। आपको ज़्यादा प्रॉफिट अभी मिलने लगा। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपका प्रॉफिट शुरू हो गया और वो बढ़ता ही जा रहा है। सपोज आपने डिसीजन लिया 500 यूनिट्स, तो उस पर आपका फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही है भाई 1000, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो हर एक 100 यूनिट्स के साथ 500 बढ़ रहा है, तो 2500। टोटल कितना हुआ? 3500। ये मेरा टोटल कॉस्ट है। लेकिन अभी रेवेन्यू कितना मिलेगा? क्योंकि जितना प्रोडक्शन है उतना ही वॉल्यूम ऑफ सेल्स है, तो 10 रुपये के हिसाब से 500 यूनिट हम बेचेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों? 5000। अब आपने खर्चा किया 3500, मिला आपको 5000, यानी 1500 इज योर प्योर प्रॉफिट। ओके, देखो ये है आपका ब्रेक इवन चार्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको बोलते हैं ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन चार्ट जो है इसको हम BEC भी कहते हैं। कुछ भी लिखो भाई, आप दोनों केसेस में राइट हो, ब्रेक इवन चार्ट कहो या BEC कहो। ये ब्रेक इवन चार्ट आपको प्योरली पिक्चर दिखाता है कि हाउ मच एक्चुअल कॉस्ट आप इंकर करोगे, हाउ मच रेवेन्यू आपको मिलेगा, आप किस लेवल पे ब्रेक इवन पॉइंट को एंजॉय करोगे। तो ये क्लियर पिक्चर आपको आपका ब्रेक इवन चार्ट आपको देगा। अच्छा, अब ये टेबल आपने लिख ली। ओके, अब इस टेबल का एक्सप्लेनेशन बताना है, जो बहुत आसान होता है, क्योंकि जो पिक्चर कहता है, जो टेबल कहता है, हम वही लिखते हैं, तो अलग से याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, तो हम पहला पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन द अबव स्केड्यूल, इन द अबव एग्जाम्पल, इन द अबव टेबल, कुछ भी लिखो। In the above table or in the above example, we observe कि there is data based on hypothetical data, यानी डेटा जो है वो हमने फ़िलहाल hypothetical लिया है। ओके, यानी ये जो डेटा रहता है वो हमने इमेजिन करके लिया है, हाइपोथेसिस पे लिया है। अच्छा, what we observe, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं when, जब शुरू में हमने देखा था कॉस्ट बढ़ा था, हमने क्या ऑब्जर्व किया था? फर्स्ट पॉइंट, जब हमने देखा टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। व्हेन टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, तो प्रोड्यूसर को क्या मिल रहा है? हेयर प्रोड्यूसर इज सफरिंग द लॉसेस। प्रोड्यूसर को क्या मिल रहा है? लॉसेस मिल रहा है। व्हेन द टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, द प्रोड्यूसर्स विल सफर ह्यूज लॉसेस। ओके, लेकिन जब हमने देखा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, हमें ये भी पोजीशन मिला, जब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, इट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि हमने पहले ही कहा इक्विलिब्रियम मीन्स पॉइंट ऑफ रेस्ट।
ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक प्रोड्यूसर का टेंशन ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि जितना उसने खर्चा किया उतना तो उसे मिला, तो रिस्क एकदम मिनिमाइज हो गया। तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, जिसे हम पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी भी कहते हैं। ओके, एक बैलेंस्ड पॉइंट। लेकिन व्हेन द टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, लेकिन बाद में टोटल रेवेन्यू बढ़ गया बच्चों, बट व्हेन टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, प्रोड्यूसर स्टार्ट अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। बस हमने वही तो ऑब्जर्व किया और हमने वही उसके बारे में बोल दिया। ये जो पूरा डेटा था वो हमने किस पे लिया, ऑन हाइपोथेटिकल डेटा। लेकिन हमारे 3 एस्पेक्ट थे। पहला एस्पेक्ट क्या था, टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। पहले कॉस्ट ज़्यादा था। जब टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा होता है तो प्रोड्यूसर्स को क्या मिलता है, लॉसेस। बट व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, तो प्रोड्यूसर क्या एंजॉय करता है, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी या पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कहो आप एब्सोल्युटली राइट हो। या अगर हम कहते हैं व्हेन टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, हियर प्रोड्यूसर इज एंजॉयिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। इट इज़ मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। अब हम इसी को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो डायग्राम में पहले एल का फॉर्मेट। ओके, अच्छा, एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया, टोटल आउटपुट। क्या दिखा रहे हैं, ये टोटल आउटपुट, यानी 0, 100, 200, 300, 400, 500 लाइक दैट, वैसा दिखा दिया। और वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अच्छा, ये हमें प्लॉट करने की, एक प्लॉट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप डायरेक्टली दिखा सकते हो। अभी आप इतने एक्सपर्ट हो गए हो कि यू नो दैट हाउ टू रिप्रेजेंट दैट डेटा विद डायरेक्टली विद द डायग्राम। ओके, अच्छा, अब इसमें मैंने क्या दिखा दिया, पहला जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने दिखा दिया टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू का कैसे है, पहले 0, फिर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। देख रहे हो आप, इक्वल लीनियर फंक्शन से बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप मेन देखो, जब आपका यूनिट्स आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, 0 था, तो आपका टोटल रेवेन्यू भी 0 था, यानी ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा एंड इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो ये है टोटल रेवेन्यू कर्व, जो हमेशा स्लोपिंग अपवर्ड होता है। ये 0 से स्टार्ट हुआ। ओके, ये हमने 0 से स्टार्ट किया टोटल रेवेन्यू कर्व, डायरेक्टली हमने स्केल लिया और डायरेक्टली टोटल रेवेन्यू कर्व को हमने प्लॉट किया। अब आते हैं टोटल कॉस्ट का। अब आपका जब टोटल प्रोडक्शन लेवल 0 था, 0 लेवल पे आउटपुट था, तो भी आपका टोटल कॉस्ट तो 1000 तो था ही था। सपोज ये 1000 है, ओके, यह तो था ही था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा 1500। जैसे जैसे 100 यूनिट्स में बढ़ाती गई तो हमने लीनियर कॉस्ट कहा, यानी हर 100 यूनिट के पीछे 500 रुपये का खर्चा। तो वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। तो जैसे जैसे हम बढ़ते गए, आउटपुट बढ़ता गया, आपका टोटल कॉस्ट कर्व जो है, यानी TC कर्व, टोटल कॉस्ट कर्व, ये बढ़ता ही गया। ओके, अच्छा, इसने इसको यहाँ टच किया, क्या कहते हैं इसको, ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट है। इस ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा जो आउटपुट था, देखो कौन सा था, 200 यूनिट। तो हमने इसको लिख लिया डायरेक्टली, देखो मैंने लिख लिया 200 यूनिट, ये आउटपुट है। अच्छा, यहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट ये भी कितना था, दैट इज़ 2000। और इस ब्रेक इवन पॉइंट पे डायरेक्टली हम लिख रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इस ब्रेक इवन पॉइंट पे हमें क्या मिला, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 2000। देखो ये भी मैंने क्लियरली, क्योंकि आपका डायग्राम ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली बताना चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है डायग्राम मीन्स इट इज़ द मिरर ऑफ इमेजिनेशन ऑफ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट क्या इमेजिन करता है, क्या बताना चाहता है, वो डायग्राम में जब क्लियरली लिख लेता है ना, तो उसके बाद की एक्सप्लेनेशन, मतलब हम जज कर लेते हैं डायग्राम करेक्ट तो एक्सप्लेनेशन भी ऑटोमेटिकली करेक्ट। ओके बच्चों, तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट को हमने लिखा कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है B,
जहाँ पे 200 यूनिट, मैंने यूनिट डायरेक्टली देखो बता दिया, और सामने मैंने बता दिया 2000 यूनिट। ये रेवेन्यू भी उतना, कॉस्ट भी इतना, लेकिन ये शुरू होता है टोटल कॉस्ट का फ्रॉम वाई एक्सिस। क्यों भाई? क्योंकि जब आपका आउटपुट ज़ीरो था तो भी आपको 1000 फिक्स्ड कॉस्ट तो खर्चा करना ही है, तो इसके लिए वो यहाँ से शुरू हो रहा था जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, और यहाँ पे 2000 पे हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिला। अच्छा, इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ये देख रहे हो धीरे धीरे आपका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, तो ये आप क्या दिखाओगे? ये है प्रॉफिट। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट के पहले का जो हिस्सा है ना, उसको खाली रहने दो, छोड़ दो भाई, और दिखा दो लॉस। बन गया हमारा परफेक्ट डायग्राम, जो फ्यू सेकंड्स में बन जाएगा। प्लॉटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ड्रॉ करो। अभी इतना कॉन्फिडेंस तो आप में आ गया है कि आप कर सकते हो। क्या किया बच्चों? थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने YOX ले लिया, फिर मैंने एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया? हमेशा क्वांटिटी ऑब्जर्व करते हैं, टोटल आउटपुट। वाई पे क्या दिखाया? टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। ओके बच्चों, अब जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब आपने कुछ बनाया ही नहीं तो ज़ीरो आपका रेवेन्यू, क्योंकि हमने कुछ बनाया नहीं तो बेचेंगे क्या, तो मिलेगा क्या? ज़ीरो। लेकिन जैसे जैसे आउटपुट प्रोड्यूस करते गए, बेचते गए, क्योंकि हमने अज्यूम किया जितना वॉल्यूम प्रोडक्शन का है उतना ही सेल का है। ओके, अच्छा, फिर सेल किया, सेल करते गए, फिर हमारा आउटपुट बढ़ता गया धीरे धीरे, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 जंप करते गए, और हमारा रेवेन्यू का ऊपर चलता गया। लेकिन जो कॉस्ट का था, कॉस्ट कर्व में क्या था? भले आप प्रोड्यूस करो नहीं करो, फिक्स्ड कॉस्ट का तो प्रेशर आपके ऊपर रहता है। इसके लिए वो शुरू हुआ वाई एक्सिस से 1000, लेकिन जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करते गए वो कॉस्ट बढ़ता ही गया। अच्छा, उसने उसको टच किया टोटल रेवेन्यू कर्व को एट पॉइंट बी, जिसको हमने क्या कहा? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे क्या लिखा? टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट इक्वल टू 2000। हमारा मेन काम तो हो गया। अब हमने बता दिया ब्रेक इवन पॉइंट के बाद थोड़ा शेड करके कि वो प्रॉफिट है, और उसके पहले हमने क्या दिखा दिया? लॉस। अब ये डायग्राम को हमने प्रॉपरली दिखा दिया। चलो अब बता देते हैं कि इसमें हम क्या क्या दिखा रहे हैं, बस उसका पॉइंट वाइज हम लोग लिखते जाएंगे। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट तो फॉर्मेलिटी होता है। एक्स एक्सिस पे क्या है? टोटल आउटपुट। वाई एक्सिस पे क्या है? टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। तो on x-axis total output and on y-axis total revenue and total cost are shown. First point done. Second point, TR is total revenue curve sloping upward from left to right. Clear? TR is total revenue curve sloping upward from left to right. Third, TC is total cost curve which is start from y-axis and then it's sloping upward. TC is total cost curve which is start from y-axis and then sloping upward from left to right. Next point, TC curve intersect TR curve. TC curve intersect TR curve at point B. It is known as break-even point. Here, total revenue equal to total cost equal to 2000. क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट में हमने क्या देखा? जितना रेवेन्यू 2000 उतना ही कॉस्ट दैट इज 2000, तो बोथ आर इक्वल। तो व्हेन total revenue curve intersect TC curve at point B, it is known as break-even point. Here total revenue is equal to total cost equal to 2000. Clear बच्चों? अच्छा, लास्ट पॉइंट इसका, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, अब बार बार फुल फॉर्म मत लिखना, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट यानी BEP, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट वी ऑब्जर्व प्रॉफिट, बट बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट वी ऑब्जर्व लॉस। ये ब्लैंक में भी आता है। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट क्या दिखाई देता है बच्चों? प्रॉफिट। और बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट क्या ऑब्जर्व होता है बच्चों? लॉस।
तो ये ब्लैंक में भी पूछते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या होता है, प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट के पहले क्या होता है, लॉस। तो देखो जो हमने डायग्राम में देखा वही बता दिया। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रेक इवन एनालिसिस विथ सुटेबल डायग्राम। हमने चार्ट किस भी बता दिया, हमने इंट्रोडक्शन भी बताया, हमने डेफिनेशन भी बताया, हमने एक एग्जाम्पल भी लिया और हमने डायग्राम भी बताया। लेकिन जाते जाते उसने पूछा है अजम्पशन, अजम्पशन बता, और अजम्पशन तो हम समझ ही गए। तो पहला अजम्पशन, हम अजम्पशन भी लिखेंगे जो बहुत आसान है, हम समझ भी गए। तो पहला अजम्पशन है कि ये जो कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस हैं दे आर बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट एंड एक्चुअल फंक्शन, वो उसी पे बेस्ड करते हैं। ये जो पहला हमने अजम्पशन लिया कि जो हमारे कॉस्ट फंक्शन है एंड रेवेन्यू फंक्शन है बोथ आर बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट फंक्शन एंड एक्चुअल रेवेन्यू फंक्शन। ओके बच्चों, ये पहला अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन कि ये जो कॉस्ट फंक्शन है एंड रेवेन्यू फंक्शन है दे आर अज्यूम्ड टू बी लीनियर फंक्शन। लीनियर यानी सेम लेवल। हमने देखा कॉस्ट फंक्शन को, जब हमने कॉस्ट देखा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वो भी लीनियर सेम था। जब हमने 100 यूनिट के लिए वेरिएबल बनाया तो भी हमने अज्यूम रखा 500। और जब हमने रेवेन्यू फंक्शन देखा तो रेवेन्यू फंक्शन में भी हमने 10 रुपया प्राइस फिक्स कर दिया। इसके लिए हमने क्या कहा, सेकंड अजम्पशन कॉस्ट फंक्शन एंड रेवेन्यू फंक्शन आर अज्यूम टू बी लीनियर। समझ गए, सक्सेस। थर्ड यानी यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस्ट को डिवाइड किया दो पार्ट्स में। Here it is assumed कि cost is divided into fixed cost and variable cost, ये तो दिखाई दे रही है। Next, price जितनी है आप देख रहे हो, price and the prices of all factors of production, ये भी हम assume करेंगे to remain constant। तभी तो ये सब cost और जो revenue functions है इनको हम linear assume कर सकते हैं। तो हमारा next assumption क्या होगा कि price of all factors of production are remain to be assumed to be constant। वो constant रहेंगे क्योंकि factors of production की price same रहेगी, तो आपके जो price cost के जो functions रहेंगे वो भी आपके same हो जाएंगे। यानी price of factors of production is assumed to be constant। ओके, अच्छा, दूसरा उन्होंने क्या कहा, ये जो selling price है, इस selling price को हम क्या कहते हैं, average revenue। सेलिंग प्राइस या एवरेज रेवेन्यू को आपकी मर्जी, तो सेलिंग प्राइस या एवरेज रेवेन्यू इट इज़ अज्यूम टू बी कांस्टेंट। देखो हर जगह आप कितने भी यूनिट्स बेचो, 100 यूनिट्स बेचो तो भी 10 रुपये के हिसाब से, 300 बेचो तो भी 10 रुपये के हिसाब से, 500 बेचो तो भी 10 रुपये के हिसाब से। यानी आपका फर्म ने प्राइस फिक्स कर दिया है, यानी सेलिंग प्राइस या एवरेज रेवेन्यू इज़ अज्यूम टू बी कांस्टेंट। देन और इम्पोर्टेंट अजम्पशन जो हम बार बार बोल रहे थे कि जो फर्म है वो प्रोड्यूस जितना कर रही है और जितना सेल कर रही है दोनों वॉल्यूम सेम है, यानी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और वॉल्यूम ऑफ सेल बोथ आर सेम। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे जो फर्म है इट इज़ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग वन प्रोडक्ट ओनली, वन प्रोडक्ट ओनली। ये लिमिटेशन बनेगा क्योंकि हमारा नेक्स्ट पार्ट यही होने वाला है, व्हाट आर द यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। कि इस ब्रेक इवन एनालिसिस के यूजेस क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या है, बस वही हम सीखने वाले हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है वो भी जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने अजम्पशन लिया है कि जब हम ये थियोरी हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये थियोरी में हम प्रोड्यूस भी एक चीज़ कर रहे हैं वन प्रोडक्ट और सेल भी वन प्रोडक्ट ही कर रहे हैं। यानी दिस थियोरी इज़ नॉट यूजफुल फॉर द मल्टीपल प्रोडक्ट, उनके साथ ये यूजफुल नहीं होगी। दैन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी अजम्पशन, यहाँ पे अजम्पशन ये है कि प्रोड्यूसर विल नॉट चेंज द टेक्नोलॉजी, यानी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को वो चेंज नहीं करेगा, टेक्निकल एफिशिएंसी को वो चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ ये अजम्पशन है कि देयर इज़ नो चेंज इन ऑपरेशनल एफिशिएंसी या टेक्निकल एफिशिएंसी या टेक्नोलॉजी विल रिमेन सेम। आप जैसे बोलना चाहो
बोल दो यार, क्या होता है, हमने समझ लिया। आपको उसी स्टाइल में अजम्पशंस बोलने हैं, ओके। खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो क्या हमें समझाना चाहता है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा स्ट्रीम है जहाँ पे ओनली द थिंग इज कि कंसेप्ट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। आपने समझ लिया, एग्जाम्पल समझा, डायग्राम समझा, अजम्पशन तो हम थियोरी को एक्सप्लेन करते करते सब समझ लेते हैं। तो क्या था अजम्पशन, थोड़ा रिपीट करो मेरे साथ। हमने कहा, पहला अजम्पशन हमने कहा कि जितने भी कॉस्ट और रेवेन्यू फंक्शंस हैं, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट एंड एक्चुअल रेवेन्यू। दूसरा, सब हमारे जो कॉस्ट फंक्शन है और रियल फंक्शन है वो क्या होने चाहिए, आपके लीनियर होने चाहिए। तीसरा आपने क्या कहा कि आपकी जो कॉस्ट है इट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिर आपने क्या कहा कि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी। प्लस आपने क्या कहा कि प्राइस ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल रिमेन सेम। जितना आपका प्रोडक्शन का वॉल्यूम है उतना ही आपका सेल का वॉल्यूम है। देन उसने आपने कहा कि सेलिंग प्राइस या एवरेज रेवेन्यू वो भी सेम रहेगी। देन आपने कहा कि फर्म जो प्रोड्यूस कर रही है और सेल कर रही है, वन प्रोडक्ट ही सेल कर रही है, एंड इट इज़ अज्यूम्ड कि देयर इज नो चेंज इन ऑपरेशनल एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी। कितना इजी उनके अजम्पशन से। क्लियर बच्चों? तो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इट इज़ मोस्टली आपका FY BCom लेवल पे बहुत ही आपका क्वेश्चन जो है इजी भी है और हमेशा इम्पॉर्टेंट भी है, और आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द ब्रेक इवन एनालिसिस विद सुटेबल डायग्राम एंड assumption। ओके बच्चों, तो जिस तरह से मैंने आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, इन द सेम वे, इन अ वेरी इजी वे आई हैव प्रोवाइडेड इन माय नोट्स। तो यस बच्चों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये अच्छा लगा तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and if you want my handwritten notes, then link is given in the description box. Thank you.